ए नोट फिर से बोर रेडियस है। तो अगर मैं सिग्मा के टर्म्स में लिखूं तो इस कंसेप्ट को क्या बोलेंगे, सिग्मा फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। और सिग्मा की जगह 2z r के टर्म्स में लिख दो ना, तो r एक वेरिएबल है, बाकी सब ये वैल्यू कांस्टेंट आपको दिख रहा होगा, तो उसको हम r फॉर्म बोलते हैं। तो किसी भी ऑर्बिटल का अगर हम इक्वेशन लिखते हैं ना, वो हमेशा इसी पैटर्न को फॉलो करेगा कि एक ये इक्वेशन रहेगा, देन सिग्मा टू द पावर l और पॉलिनोमियल टू द पावर n माइनस l माइनस 1। अब बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि कोई एक इक्वेशन दे दिया और उसको देख के आपसे ये बोल देगा कि ये किस सब सेल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है। तो जो सिग्मा टू द पावर दिखेगा ना, सिग्मा टू द पावर का वैल्यू हमेशा एल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मान लो कि किसी में सिग्मा का टर्म है ही नहीं, है ना, तो सिग्मा का टर्म अगर नहीं गिवन है, इसका मतलब सिग्मा टू द पावर 0 था, तो उस केस में एल का वैल्यू आप 0 कंसीडर करोगे। और एन का वैल्यू कहाँ से निकलता है, पॉलिनोमियल के ऑर्डर से। यहाँ से मेरे को एल का वैल्यू निकल गया, इस एल के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दोगे तो यहाँ से आपको एन का वैल्यू निकल गया। और एन और एल अगर आपको पता है तो आप बोल सकते हो कि ये किस ऑर्बिटल का एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। जैसे मान लो कि मैंने पहली बार ये इक्वेशन लिया एस ऑर्बिटल के लिए, कोई भी एस लेते हैं 1s के लिए, तो 1s के लिए कांस्टेंट टर्म 2 आता है। आपको याद नहीं रखना है, हमेशा ये कांस्टेंट वैल्यू होगा, ए नोट टू द पावर 3/2। ये एस ऑर्बिटल के लिए सिग्मा का एल का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, तो सिग्मा टू द पावर 0 मतलब सिग्मा वाला पार्ट जो है ना वो मिसिंग रहेगा, है ना। और e टू द पावर माइनस का सिग्मा y2 था, तो सिग्मा को मैंने इसके फॉर्म में लिखा है माइनस का 2zr बाई n a नॉट, और सिग्मा बाई 2 है तो 2 से 2 ये कैंसल आउट हो गया। z कांस्टेंट वैल्यू, n कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो r बाई a नॉट e टू द पावर माइनस r बाई a नॉट अपन ने लिख दिया, है ना। n का वैल्यू 1 हमें पता चल रहा है यहाँ से। और पॉलिनोमियल का ऑर्डर जो दिखेगा ना यहाँ पे, ये n माइनस एल माइनस 1 के टर्म्स में लिखेंगे तो n का वैल्यू 0 है, और अपन 1s के लिए लिख रहे हैं तो n का भी वैल्यू 0 हो गया। तो पॉलिनोमियल टू द पावर 0 आ रहा है, दैट मींस हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे 1 लिखा हुआ मिलेगा, कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो इस एक्सप्रेशन को देख के ना हम ये बोल सकते हैं भाई कि ये 1s का इक्वेशन है, या 1s के इक्वेशन के टर्म्स में आप ये बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल गायब रहेगा, है ना, और सिग्मा का टर्म भी हमें नहीं देखने को मिलेगा। अगर हम 2s की बात करें तो 2s में कांस्टेंट वैल्यू 1/2√6 आता है। ये ऐसे है तो एल सिग्मा टू द पावर 0 मतलब ये वाला टर्म गायब मिलेगा आपको। और इसके एक्सप्रेशन में क्या आएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू 2zr बाई n a नॉट, तो 2 a नॉट और सिग्मा बाई 2 था तो एक 2 और आएगा, ये 2 से 2 कैंसल आउट हो गया, है ना। तो ये जो e टू द पावर में एक्सप्रेशन दिख रहा होगा ना, ये माइनस बाई r बाई 2 a नॉट आता है। एंड यहाँ पे एक मेरे को लीनियर फॉर्म मिलेगा, क्योंकि n माइनस एल माइनस 1 का वैल्यू जो रहता है उसी वही इस पॉलिनोमियल का ऑर्डर होता है। तो n आपने 2s माना है तो 2 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2 माइनस सिग्मा। अब इस कंसेप्ट पे ना जेई में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, कि फॉर 2s ऑर्बिटल जो नोड मिलता है वो किस डिस्टेंस पे मिलेगा, या किस डिस्टेंस पे नोड का वैल्यू मैक्सिमम होता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है ना। तो हमें क्या करने पड़ेंगे कि जब भी अगर कहीं पे भी नोड का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ता है भाई, एट नोड साई का वैल्यू 0 होना चाहिए, है ना, एट नोड साई का वैल्यू 0। अब साई का वैल्यू अगर आप 0 रखोगे तो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में था, ई टू द पावर माइनस आर बाई 2 ए नोट इंटू दिस वन। तो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो जाएगा, सिग्मा टू द पावर ये भी 0 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि आइदर दिस वैल्यू विल बी 0 और आइदर दिस वैल्यू विल बी 0, है ना। अगर किसी भी सबसेल का अगर इक्वेशन गिवन है और हमें नोड का वैल्यू निकालना है, हम ये बोल सकते हैं कि ये जो टर्म है ना, इन्हीं में से कोई ना कोई एक 0 होना चाहिए। अब ये वाला वैल्यू 0 कब होगा, e टू द पावर माइनस आर के टर्म्स में है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, 1 बाई ई टू द पावर आर बाई 2 ए नॉट। तो ये वैल्यू 0 कब हो सकता है, जब आर का वैल्यू क्या रहे, इनफाइनाइट रहे, है ना। तो इन्फिनिटी पे तो नोड की बात अपन करेंगे नहीं, है ना। तो इसलिए अपन ऑलवेज क्या करते हैं कि जब भी अगर कोई क्वेश्चन नोड के रिलेटेड पूछा जाता है ना, कोई भी एक्सप्रेशन देके, उस केस में हमें पॉलिनोमियल को 0 के इक्वेट करना पड़ता है ना। ये वैल्यू 0 तो हो नहीं पाएगा, इनफाइनाइट पे हो रहा है, तो हम इसी वैल्यू को 0 रख देंगे। तो मैंने इस नोट में एक पॉइंट भी लिख दिया कि फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेडियल नोड ऑलवेज इक्वेट पॉलिनोमियल टू 0, है ना। जो भी एक्सप्रेशन रहा, हमें जो भी पॉलिनोमियल दिखेंगे, इस पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 के इक्वेट कर देना। इससे हमें
आर का वैल्यू मिल जाएगा सिग्मा को अगर आर के टर्म्स में आप लिखोगे तो, और जो आर का वैल्यू है ना वही क्या बताएगा, डिस्टेंस ऑफ नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है आप लोगों का? नो सर। नहीं। तो एक सिंपल सा फंडा है। अब हमने क्या माना था कि हर जगह ना एस ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमा से कर्व स्टार्ट होता है, तो मैक्सिमा से स्टार्ट होने के पीछे भी लॉजिक यही एक्सप्रेशन ही है भाई, देखना है ना। हमें क्या दिख रहा है भाई, ये वाला टर्म जीरो कांस्टेंट है, ये वाला भी टर्म कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास, ये वैल्यू है ना। तो 1/e⁻⁴ r/na नोट ये वैल्यू रख रहे हैं। तो अगर मैं r का कोई भी वैल्यू ले लूँ ना, अगर मैं r का वैल्यू कोई भी ले लेता हूँ, e का वैल्यू क्या होता है 2.7 होता है ना, तो इसमें हमें एक टर्म मिलेगा r⁴ कोई ना कोई एक वैल्यू यहाँ पे दिखेगा। अगर जीरो भी ले लोगे ना, है ना, तो यहाँ पे भी हम क्या बोलेंगे, ये एक पॉजिटिव वैल्यू मेरे को मिल रहा है। तो ड्यू टू दिस पॉजिटिव वैल्यू हम ये बोलते हैं कि इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल ऑलवेज कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम पॉइंट। जबकि अगर पी और डी की अगर बात करें ना, तो पी और डी में हमें एक सिग्मा का पावर दिखेगा हर जगह, है ना, सिग्मा टू द पावर, फिर से उसी टर्म्स में लिखा अपन ने, कांस्टेंट 1/a0 to the power 3/2 सिग्मा टू द पावर एल होता है, e टू द पावर माइनस सिग्मा बाई 2 पॉलिनोमियल रहता है। तो 2p के लिए अगर जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये कांस्टेंट टर्म, और सिग्मा टू द पावर एल है तो सिग्मा का वैल्यू ये था, और पी के केस में एल का वैल्यू 1 होता है, तो एक आर का टर्म हमें मल्टीप्लीकेशन में दिख गया। तो आर का वैल्यू अगर जीरो लोगे ना, तो उस केस में पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसलिए पी ऑर्बिटल रहे या फिर डी ऑर्बिटल रहे, है ना, डी में भी आर का टर्म हमें दिखेगा, एफ में भी जब हम एक्सप्रेशन लिखेंगे तो आर का टर्म दिखने वाला है ना। तो ये लॉजिक था जिस लॉजिक से मैंने आपको ये बताया कि फॉर पी और डी ऑर्बिटल कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम पॉइंट। ये लॉजिक सबको समझ में आया भैया? मैंने दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, शॉर्टकट भी आपको बता दिया था लास्ट क्लास में। शॉर्टकट हर जगह एप्लीकेबल है, कोई भी टेंशन नहीं लेना। और एक्चुअल लॉजिक कहाँ से आता है वो भी मैंने आपको एक एक्सप्रेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन किया है। यहाँ से जनरली जो ये वाले एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चन बनते हैं ना, उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ये कर्व अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है लास्ट क्लास में, है ना, मैं फिर से थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे बना दिया। अब इसमें ना एक पॉइंट और आपसे पूछ लेता है, कभी कभार ना जो स्फेरिकल नोड है ना, या जो नोडल सरफेस रहता है ना, उसको रिप्रेजेंटेशन का तरीका पूछ लेता है आपसे, है ना। तो 2s का जो आपने कर्व ड्रॉ किया था ना लास्ट क्लास में, वो ऐसा कर्व आपने ड्रॉ किया। तो इसमें अगर स्फेरिकल नोड आपसे पूछ लेना कि स्फेरिकल नोड कहाँ मिलेगा, तो जिस पॉइंट पे ये नोडल पॉइंट मिला है ना अपने को, जहाँ ये टच कर रहे थे, तो हम इस एक्सिस में जाए तो भाई यहाँ मिलेगा। हम अपोजिट डायरेक्शन में भी मूव कर सकते हैं, तो एट फिक्स डिस्टेंस हमें फिर से यही पॉइंट मिलने वाला है ना। तो 2s के लिए हम क्या बोलते हैं कि 2s में हर जगह इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी दिखेगा एक्सेप्ट एट दिस स्फेरिकल पार्ट। ये जो स्फेरिकल पार्ट है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिखेगा अपने को, जीरो, ये नोडल प्लेन है। बाकी हर जगह हमें क्या दिखेगा, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है, देन इस पॉइंट पे मिनिमम हो गया या जीरो हो गया हम बोल सकते हैं। फिर इसके बाहर अगर निकलोगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हर जगह अपने को देखने को मिलेगा, है ना। तो ये जो सरफेस है ना, इस सरफेस को हम क्या बोल देते हैं, नोडल सरफेस या फिर स्फेरिकल नोड, और इसी को हम क्या बोलते थे, रेडियल नोड से रिप्रेजेंट करते थे। ये लॉजिक क्लियर है भाई? ये लॉजिक क्लियर है? एक बार कंफर्म करिएगा। हेलो अरिजीत, यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन है भाई? सर नहीं है। सेम अगर पी में अगर जाओगे तो पी में कैसा नोड दिखता था, कुछ ऐसा था। पी का ऑर्बिटल क्या होता था, डम्बल, है ना। तो हमें स्फेरिकल नोड बनाना है ना, तो हमेशा एक स्फीयर ही ड्रॉ करने पड़ेंगे। ये जो ब्लैक वाला शेडेड पार्ट दिख रहा है ना, ये पॉइंट उस कंडीशन को बता रहा है कि जहां पे हमें नोड मिलता है ना। और बाकी हर जगह ना इस एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहेगा एक्सेप्ट दीज पार्ट्स, यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। तो कभी कभार जेई के क्वेश्चन में ना आपको बोल देगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट द nodal surface in case of 1s orbital 2s orbital और 2p orbital और 3d orbital। तो हमें क्या करना है कि ये जो डिस्टेंस है ना जहाँ पे नोड हमें मिला है, ये एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, पी ऑर्बिटल है तो पी ऑर्बिटल हम डम्बल बनाते हैं, डम्बल के इस वाले पार्ट पे हमें क्या दिखेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो दिख रहा होगा, है ना।
सेम यही लॉजिक हम हर जगह यूज करने वाले हैं। देन मैंने रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फंडा भी लास्ट क्लास में बताया था कि एज डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीज, एल का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, है ना, एल का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस ऑफ मैक्सिमा पॉइंट जो है वो इंक्रीज करते रहता है। और जब हम इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग टू चलते हैं ना, तो बोर्स मॉडल का एक जो फॉर्मूला था ना 1s ऑर्बिटल के केस में, वो प्रूफ होता है कि फॉर 1s ऑर्बिटल जो मैक्सिमम डिस्टेंस था ना आर मैक्स, उसका वैल्यू 0.529 एंगस्ट्रॉम आया था, है ना। तो ये सारे पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस कर दिए हैं। अब हम कुछ एक क्वेश्चन के थ्रू मूव करते हैं आगे, है ना, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट with respect to energy of atomic orbital of hydrogen atom. Option A. Option A. A and B are incorrect. Okay. और आंसर आंसर ऑप्शन बताइए। ए। ऑप्शन ए, एक बार अच्छे से रीड करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है। दो लोगों का आंसर आया ऑप्शन ए। किनका किनका आंसर ऑप्शन ए आया था? अरिजीत और स्वर्णव। स्वर्णव का। ओके, और बता भाई, और रिमेनिंग बच्चे आपका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट? ऑप्शन है, ऑप्शन है, क्या क्या? ऑप्शन है, ए एंड बी होगी। ए भी, प्रियांशु का भी ऑप्शन ए आ रहा है ना। यस ओके, सर। और भाई, और बताइए। आंसर, रिमेनिंग बच्चे आंसर बताइए। ये क्वेश्चन मेंस 25 का है भाई। और बाकी बच्चे बताना यार, लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया हूँ इस सर फंडे को। शायद बी सही है। बी सही है। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे नहीं करना भाई, कभी ए बोलोगे फिर बी बोलोगे। सर ना मतलब बोला बी जो लिखा हुआ है 1s 2s इक्वल टू 2p, बाकी सब गलत लग रहा है, एक सही लग रहा है। एक सही लग रहा है, बाकी सब गलत लग रहा है, तो ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है कुछ भी यार। इसलिए अरिजीत तो के आपसे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन ही गलत है ना। नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं तो आप बता दीजिए ना। मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओगे। लास्ट क्लास 5 स्टार लगाया था पॉइंट पे, मैं बोला था आगे गलती करवाऊंगा इस पॉइंट से, और कर दिए। सर डीजे हाइड्रोजन, वगैरह से तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होता है। हाइड्रोजन एटम के लिए मैंने क्या बताया था? एन सेम तो एनर्जी सेम, याद आया? हाँ, हाँ सर, इसलिए ऑप्शन बोले डी तो होगा। बी सही है। मतलब बी ऑप्शन जो दिया हुआ है इधर पे 1s 2s तो ये 2p। वाला सही है, हाँ ये वाला गलत है। बोल सकते हैं गलत। 2s और 2p का एनर्जी इक्वल होना चाहिए, हाँ सर। ठीक है। ये वाला भी सही है ना। 1 2 3 4, एन का वैल्यू सेम तभी एनर्जी सेम होगा, यही ना। नहीं, ए सही नहीं है, ये तो गलत है। 3 + ये 2 गलत 5 हो और रहा 4 + 0 4। है। नहीं, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो लॉजिक लगाते हैं। हेलो हाँ सर। प्रियांशु, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए वो लॉजिक लगाते हैं। बाकी हर जगह में एन के वैल्यू के अकॉर्डिंग टू ही डिपेंड करेगा, है ना। अब इसके हाँ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चलते हैं, तो बी ऑप्शन तो भाई क्या है? सही है ना। बी ऑप्शन क्या है? सही है। बोला कौन सा सही नहीं है? तो बी वाले जो है वो गलत हो गए, है ना। तो ये तो गलत ऑप्शन होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, ए और सी, है ना, और सी और डी। सर ऑप्शन डी आ रहा है। ए तो क्या था? ए और सी। सी ऑप्शन क्या है? गलत है भाई, सी ऑप्शन गलत है।
है ना। तो अब हमें डी और सी में एक बार अच्छे से देखिए, फिर आंसर बताइए। ऐसा सिली मिस्टेक नहीं करना है। ये क्वेश्चन ना 2 बार पूछा गया, मेंस 25 में 2 से 3 बार सेम क्वेश्चन रिपीट किया गया है ना। और बहुत सारे बच्चों ने इसको फिर से सिली मिस्टेक करके गलत कर दिया। अरिजीत अब आंसर बता। अरिजीत, मेरा वॉइस तो क्लियर है ना भाई? यस सर। सर सी एंड डी ऑप्शन डी। ऑप्शन सी एंड डी, ओके। डी मतलब सी एंड डी ओनली। ऑप्शन सी एंड डी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी एंड डी हो जाएगा। ये लॉजिक सबको समझ में आया है जिन लोगों ने मिस्टेक किया था? सी और डी गलत है। सी और डी सर हाइड्रोजन के गलत केस में एन पे डिपेंड करता है, सिर्फ एन प्लस एल है। रूल और नहीं सिर्फ होगा। एन पे, एन प्लस एल पे डिपेंड नहीं करता है, एन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एन पे डिपेंड करता है। क्लियर? मैंने हाँ सर लास्ट क्लास क्लियर है। में बताया भी था, देख ले, मैं उस पर 5 स्टार भी लगाया था और बोला भी था कि गलती करवाऊंगा, और फाइनली आप लोगों ने गलत कर दिया। देख, लगा हुआ है ना भाई कि फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हाइड्रोजन एटम के लिए ये रहता है भाई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन नो नहीं सर। है ना? नहीं, बहुत अच्छे बच्चे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस 25 का बच्चों वाला क्वेश्चन है। एन एल एम और एस वाला फंडा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड? ऑप्शन सी एन इक्वल्स टू 3 एल इक्वल्स टू 3 है। हाँ, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि n इज ग्रेटर देन l होना चाहिए, और m जो है ना वो विद इन l लाई करना चाहिए। m का वैल्यू -L2 + L होता है, इसलिए एन का ऑप्शन। वैल्यू एन प्लस वन एन माइनस वन था। हाँ, क्लियर है ना भाई? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सबसेल associated with n equals to 4 and m equals to -2 quantum number is? The number of subcell associated with n equals to 4 and m equals to -2 quantum number is? सर 4, एस का एक, पी का एक, एफ का एक, डी का एक। m का वैल्यू -2 है, m का वैल्यू -2 है। किन्हीं का आंसर चेंज भी है या 4 ही है? अब n का वैल्यू अगर 4 रखोगे ना तो आप लोग बहुत सिली मिस्टेक कर रहे हो। तो l का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 0, 1, 2, 3 3। अब m का वैल्यू -2 कब आएगा? जब l का वैल्यू 2 रहे और l का वैल्यू 3 रहे। और 2 आंसर होगा सर, सॉरी सर। भाई ऐसे नहीं करना है, जेई में एक बार मार्क कर दोगे ना फिर भूल जाओगे, इतना टाइम नहीं रहेगा रिवाइज करने का, है ना। जल्दी में तो बोल लिया। हाँ, उल्टा नहीं बोलना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करके करना है ना। सिली मिस्टेक आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करना है। अभी आपने 3 में 2 गलत कर दिया है ना, तो अभी आपके मार्क्स 2 ही मार्क्स आए हैं अभी तक, है ना, 3 क्वेश्चन में, और भी आसान वाले में। नेक्स्ट है, कंसीडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अरिजीत, ये समझ में आया क्यों आंसर 2 होगा? हाँ सर। चलिए, नेक्स्ट है, कंसीडर द हाइपोथेटिकल सिचुएशन where the azimuthal quantum number L takes value 0, 1, 2
up to n+1 where n is the principal quantum number, then the element with atomic number. इसमें ये पूछा है, 4 ऑप्शन गिवन है कि क्या क्या हो सकता है, सॉल्व करिए। ये मेंस 2020 का क्वेश्चन है ना? ये एक बार 2020 में पूछा गया, फिर ये क्वेश्चन एक बार रिपीट हुआ रिसेंट ईयर में, है ना? इसको ट्राई करिए, क्या होगा आंसर। आंसर क्या लग रहा है आप लोगों का आंसर? कर रहे हैं। ओके ओके, करिए। आ जाए तो बता दीजिएगा क्या है। सर ऑप्शन ए आंसर आएगा और सी भी आ रहा है सर। ऑप्शन ए आएगा, सी भी आ रहा है, ओके देख लेते हैं भाई। सर यही होगा आंसर लग रहा है, क्या पहले क्या? किया था ये। क्या फिर से बताना प्रियांशु भाई? सर यही आंसर होगा लग रहा है, पहले क्वेश्चन यही किया लग था ये रहा है। वाला। ओके, ए ही लग रहा है आंसर। अरिजीत तेरा आंसर? और रिमेनिंग बच्चे आंसर बताइए क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है ना, कि अभी अपन ने जो क्वांटम नंबर का फंडा पढ़ा ना, उसमें n का वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो ऐसे n l का वैल्यू 0 to n-1 होता था। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन अपन ने एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लिया है कि l का वैल्यू 0 to n+1 लेके चलो। तो फॉर n इक्वल्स टू 1 ना, हमारे पास l के कितने वैल्यू आएंगे? 0 भी आएगा, 1 भी आएगा और 2 भी आएगा, है ना? तो 1 में ना एल का वैल्यू 0 होता है एस के लिए, तो 1 का एस भी मिलेगा, 1 का पी भी मिलेगा और 1 का डी भी पॉसिबल है ना? ये लॉजिक हम लगाते हैं। अब 1 में अगर 3 ऑर्बिटल है तो इसके अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन चलेंगे, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन में इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे क्योंकि एस का एक ऑर्बिटल होता था। पी के 3 ऑर्बिटल होते थे तो हाफ फील्ड में 3 इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे, है ना? और डी में हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने पड़ेंगे? 5 फिल करने पड़ेंगे, है ना? तो पहला जो सेल है ना, उसमें अगर हाफ फील्ड अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 3 और 9 इलेक्ट्रॉन रहेंगे हाफ फील्ड में। अगर फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो 10, 6, 16 और 2 18 इलेक्ट्रॉन अपने को दिखने वाले हैं। अब इसमें अगर हम पॉइंट मार्क करें ना कि कहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू करेक्ट है, कौन कौन सा वैल्यू इनकरेक्ट है, तो 13 जो है ना, 13 मतलब 9 जो है वो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन था। 13 अगर फिल करोगे तो कैसे आएगा? 2 प्लस यहाँ पे 3, पहले 9 यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 आया, 11, 12 है ना, 13 यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन और फिल करोगे ना, इस वाले कंडीशन में 13 जो दिख रहा है वो हाफ फील्ड बैलेंस इलेक्ट्रॉन दिख रहा होगा। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। कैसे? 1s2 हमने ये लगाया फंडा, देन पहले हाफ फील्ड अपन ने फिल किया था, फिर मैं फुल्ली फिल्ड कर रहा हूँ,
फुल्ली फिल्ड में यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ डी में 5 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 2 प्लस का 6 प्लस का 5 है ना, ये 30। ये हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट बैठ रहा है। बाकी ऑप्शन रॉन्ग क्यों है, इसका लॉजिक सीखते हैं, है ना। तो फर्स्ट अल्कली मेटल 9 लिखा हुआ, 9 इज द फर्स्ट अल्कली मेटल। तो 9 में जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे दिख रहा होगा ना, ये 2 + 6 अल्कली मेटल का पहला क्या क्या 1s2 1p6 1d1 आ रहा है। हाँ 1d1 आएगा ना, तो उसकी इसमें पहला अल्कली मेटल, ये वाला लॉजिक तो आएगा नहीं, है ना। हमें 1 इलेक्ट्रॉन पहले फिल करने, हाफ फिल्ड उसके अकॉर्डिंग तो चलेंगे। तो 8 जो रहता ना, वो अल्कली मेटल पहला आता। 8 इज द फर्स्ट नोबल गैस, ये भी इनकरेक्ट है ना। देन 6 हैज 2p वैलेंस सबसेल। भाई 6 में तो 2p वैलेंस सबसेल आ ही नहीं रहा, 6 इलेक्ट्रॉन तो हम 1 में ही फिल कर दे रहे हैं। तो ये 3 ऑप्शन क्या हो गए, इनकरेक्ट हो गए। इस पॉइंट में किसी का कोई कंफ्यूजन? सर इस पॉइंट में सर 1s2 जो होगा वो फर्स्ट नोबेल गैस होगा। नोबल गैस मतलब 1 वाला, जैसे 1s1 वाला जो फंडा था ना, उसके अकॉर्डिंग टू हम चलेंगे नोबल गैस, ठीक है। हेलो, यस सर। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन दिखने चाहिए, है ना। तो 8 इलेक्ट्रॉन वाला फंडा के अकॉर्डिंग टू ही हम बोलेंगे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? ओके सर। मतलब 1s2 1p6 जो होगा ना, वो नोबल गैस होगा, है ना। क्योंकि 1p6 इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s के अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आ रहा है, तो वो न्यू पीरियड में चला जाएगा। तो ये लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। जैसा आपने पहला एलिमेंट का चेंज किया, दूसरे एलिमेंट में भी चेंज आ जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, ठीक है भाई प्रियांशु। यस सर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना, एक्सेप्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। ट्राई करिए इसको, क्या होगा आंसर। तो आप लोग आंसर नहीं बता रहे हो सब सारे बच्चे। आप लोगों ने ये रिवाइज किया है, ये पूरा चैप्टर ये अभी तक नहीं किए हैं। आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी मेंस 2020 का क्वेश्चन है। The correct statement about probability density except at infinite distance from nucleus H. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन दो डिफरेंट टर्म था, है ना। अगर हम इसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो ये क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मतलब साई स्क्वायर बोलना, क्या बोला भाई, साई स्क्वायर, है ना। अगर ऑप्शन प्रोबेबिलिटी, सी। ऑप्शन सी आ रहा आंसर, ओके देखते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलता ना, देन हम उसको क्या बोलते हैं, 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर। 4πr स्क्वायर साई स्क्वायर आर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बोलते हैं, है ना। ओनली प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बोला जाए तो साई स्क्वायर होगा। एक आंसर आया ऑप्शन सी, बाकी बच्चे आंसर बताइए क्या होगा। सर ऑप्शन बी, इट कैन बी 0 फॉर 3p ऑर्बिटल। ओके, एक ऑप्शन बी भी आया, एक सी आया, एक बी आया, दो ऑप्शन आए अभी तक। और रिमेनिंग बच्चे सॉरी आपका सर, आंसर ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी ऑप्शन आ बी, रहा है। ऑप्शन बी ही आ रहा है। तो साई n स्क्वायर माइनस n वर्सेस, माइनस 1। हाँ हाँ, साई स्क्वायर वर्सेस आर का कर्व ड्रॉ करते हैं। 1s के केस में n-l-1, ये वैल्यू क्या होगा, 0। ऐसे है तो ऊपर से स्टार्ट होगा ऐसा, है ना। 3p के लिए n-l-1 इक्वल्स टू 0, है ना, यही था। सॉरी 1 आएगा, यहाँ पे था 1-0 - 1 इक्वल्स टू 0 था। तो इस केस में ना, अगर हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की बात करें
तो 3p के केस में हमें एक साई स्क्वायर वैल्यू है, तो ये बढ़ता हुआ दिखेगा, ऐसा कर्व बनाएंगे, सॉरी डिक्रीजिंग कर्व, एक टच करता हुआ जाएगा ऐसा। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जीरो वैल्यू यहाँ पे मिल रहा होगा। 2s के लिए अगर बात की जाए तो 2 माइनस 0 माइनस 1 है ना, बोला इट कांट बी 0, तो ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है भाई, एक जगह 0 हमें दिख रहा होगा, है ना, ये है, फिर एक ऐसा बनता जाएगा। नेगेटिव फॉर 2p, साई स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव कर्व नहीं बनता है, साई स्क्वायर में कभी भी नेगेटिव कर्व नहीं बनता, तो हमारा जो आंसर है ना वो आंसर बी आएगा। प्रियांशु थोड़ा सिली मिस्टेक ज्यादा हो रहा भाई, नहीं करना है, ठीक है। सर वो 0 और नोड के बीच में कंफ्यूज हो गया था। नहीं होना है कंफ्यूजन। चलिए नेक्स्ट बच्चों वाले क्वेश्चन, द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। ट्राई करिए। द ऑर्बिटल हैविंग 2 रेडियल एज वेल एज 2 एंगुलर नोड। नंबर ऑफ रेडियल नोड के लिए फॉर्मूला था n माइनस एल माइनस 1, और एंगुलर नोड के लिए फॉर्मूला था l। तो l का वैल्यू 2 क्या होगा d के लिए, तो हम ऑप्शन देख के दो तो ऐसे काट देंगे, ये भी गया ये भी गया, बाकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने हैं, है ना। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी 5 माइनस 2 माइनस 1 ये आएगा 2, यही आंसर हो गया अपना। कोई कंफ्यूजन? सर नहीं है कंफ्यूजन। ये मेंस 25 का क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सर्टेन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड एंड 2 रेडियल नोड। तो नो एंगुलर नोड का मतलब क्या हो जाएगा, एल का वैल्यू 0, 3s ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है ना, 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2, है ना, और एल का वैल्यू इसके लिए 0 होता है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड इन 4D ऑर्बिटल्स आर। ये सारे क्वेश्चन 25 के हैं। एंगुलर नोड 2 और रेडियल नोड 4 माइनस 2 माइनस 1 1। तो क्या हो जाएगा 1 भाई, and 2 2 एंड डी, है ना, सेम 1 सेम and 2 पैटर्न। सॉरी हाँ 2 and 1 2 and 1। 2 एंड 1 है ना, ये देखो 1 और 2 भी दिया हुआ है प्रियांशु, फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। सर रेडियल पहले है तो हाँ तो रेडियल n माइनस एल माइनस 1 ना, हाँ 4 माइनस 2 माइनस 1 तो 1 होगा। तब सही तुम बोल रहे थे, मैं हो गया कंफ्यूज, है ना। यस सर। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इज आर। ट्राई करिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डीजेनरेट ऑर्बिटल इज आर। हमें डीजेनरेसी का फंडा यूज करना है। डीजेनरेट किसको बोलते थे, जिसका एनर्जी इक्वल रहे, है ना, इक्वल एनर्जी लेवल वाले को डीजेनरेट। बी बी होगा और सिर्फ बी ही होगा, ओनली बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। इसमें कोई कंफ्यूजन है भाई? डीजेनरेट का मतलब एन का वैल्यू एन का वैल्यू और एल का वैल्यू सेम सेम रहना चाहिए, है ना। अरिजीत इसमें कोई कंफ्यूजन है? अरिजीत सर रुकिए थोड़ा सा, क्या क्या फिर से बोल। रुकिए थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल रुका हूँ भाई। अब यहाँ पे कोई लिखा हुआ नहीं है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन है ना। एन प्लस एल रूल को ही फॉलो करेंगे अपन, है ना, और एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग टू एन प्लस एल ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन कंफ्यूजन बी नहीं ही है। आंसर तो 1 चलिए 4p के लिए रेडियल नोड और नंबर ऑफ नोड्स बताइए, है ना।
क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया, नंबर ऑफ नोड्स पूछ दिया। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालते थे? n-1 से। नंबर ऑफ नोड कैसे निकालते थे? रेडियल प्लस एंगुलर, ये n-1 था। और रेडियल कैसे निकालते थे? ऑप्शन है n-1 सर। ऑप्शन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन चेक है ना, जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस लिया हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन तो अपन ने नहीं किया, नहीं किया। चलिए इसको देखिए एक बार क्या होगा। ये क्वेश्चन सॉल्व करिए। आंसर एक बार रीड करिए अच्छे से और आंसर बताइए। ऑप्शन डी ABCD। ऑप्शन डी ABCD करके देखते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ना। एक्चुअल ऑप्शन बी करेक्ट है क्या? एक बार ध्यान से देखना। सर ACD C। आंसर फिर से सिली मिस्टेक कर रहे हो भाई। ओ सॉरी सर, बी ऑप्शन n-1 तक होता है, n तक लिखा है। फिर ऑप्शन C। हाँ, सिली ACD मिस्टेक नहीं करना, जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक नहीं करना। आते हुए क्वेश्चन को गलत नहीं करिएगा प्लीज, है ना। थोड़ा सा पैटर्न रखना है जस्ट, है ना। पेपर के टाइम में सिली मिस्टेक थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि केमिस्ट्री में थोड़ा ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कैलकुलेशन तो नहीं है। कैलकुलेशन में हमें लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है। देखो आते हुए क्वेश्चन आप मिस्टेक कर लोगे, 5 सेकंड ज्यादा लगाना चाहिए, है ना। तो ये गलत है ऑप्शन, है ना। ये गलत होता है। ये अगर डी वाला गलत है तो डी वाले 2 ऑप्शन थे, दोनों गलत हो गए, है ना। बचा क्या हमारे पास? रिमेनिंग ऑप्शन में से ही कुछ करेक्ट अपने को सेलेक्ट करना है ना। क्या है आपका आंसर? A C और D आया ना। ACD। A C और D अपना कर सकते हैं। ये मैंने बच्चों वाला क्वेश्चन रख दिया है, Z इक्वल टू 37 मीडियम। ये कैसे पता चलेगा आपको? पीरियोडिक टेबल का बनना है। 500 प्लस 500 प्लस 500 प्लस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा अच्छे से रीड करके सॉल्व करना है, गलत नहीं करना है इसको एक बार थोड़ा अच्छे से रीड करके सॉल्व करिएगा, गलत मत करिएगा आप लोग। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ABC तीनों ही करेक्ट है। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बी, ओके देखते हैं। डी। सर ऑप्शन डी ABC तीनों डी ही फॉर करेक्ट है। दिल्ली ना। हाँ दिल्ली। यस, डी फॉर दिल्ली। ओके, ये अभी तो डी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है गिवन बिलो आर 4 क्वांटम नंबर फॉर 4 इलेक्ट्रॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये n+l रूल लगाना है और आंसर बताना है आपको। n+l रूल लगाइए और आंसर बताइए। n+l रूल लगाना है, आंसर बताना है।
पहला 5 है, दूसरा 5 है, डीएबीसी तीसरा डीएबीसी 6 आया। डीएबीसी ऑप्शन बी डीएबीसी। तो सी सबसे ज्यादा होगा। फिर कौन सा है भाई प्रियांशु आंसर? ऑप्शन बी डीएबीसी। ऑप्शन बी। यस सर। करेक्ट है। चलिए ये क्वेश्चन तो पहले ऑलरेडी कर लिया है ना। चलिए ये फिर सॉल्व करना है आपको। फॉर हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी इजाद। इसको ध्यान से करिएगा अच्छे से, फिर से गलत मत करना। ये भी 25 का नहीं सर, बीसीडी ऑप्शन सी। ओके, ये भी 25 का क्वेश्चन है, सारे बच्चों का करेक्ट होना चाहिए। सारे बच्चों का आंसर करेक्ट होना चाहिए इसमें। और हाइड्रोजन एटम द ऑर्बिटल्स विद लोएस्ट एनर्जी इजाद। तो लोएस्ट एनर्जी सर सी। एन के वैल्यू पे डिपेंड, एन के वैल्यू पे डिपेंड करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी डी है ना। एन का वैल्यू कम मतलब एनर्जी कम, है ना। ध्यान देना है इसी पे, कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं हुए ना भाई आप लोग? आंसर सबका अभी इस बार सही किए हो, है ना। इससे पहले वाले को गलत आपने कर बोल दिया। दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या दिखा? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का लॉजिक मैंने सिखाया अभी आपको कि पॉलिनोमियल हम कैसे कैलकुलेट आर करते इक्वल्स टू हैं। 2 ए नॉट ऑप्शन सी। आर इक्वल टू डायरेक्ट पॉलिनोमियल के वैल्यू को 0 कर देना है। आर का हाँ वैल्यू सर, क्या आ गया? 2 ए 2n। नॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The spectral line will be observed for a 2px 2py transition. Second है 2px and 2pi are degenerate orbital. स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ओके, सर ऑप्शन ए ही आ रहा है। ऑप्शन ए ही आ रहा है। और लेकर के आपका कुछ कंफ्यूजन है इसमें? एक बार कंफर्म करिएगा, आपके भी आंसर आने चाहिए। सारे बच्चे का आंसर आना चाहिए। बहुत लोग तो कुछ रिप्लाई नहीं बोल सकते। ऑप्शन 1 फॉल्स है, 2 ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। कंपेयर द एनर्जी फॉर फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन है तो n प्लस एल पे डिपेंड करेगा, है ना। तो n प्लस एल के अकॉर्डिंग टू हमें आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन डी। n प्लस एल लगाइए, आंसर पाइए। तो b का सबसे ज्यादा होगा, है ना। देन a का होगा। आफ्टर दैट b के बाद d का होगा, यही ना। हाँ, बी ए सी ई डी, एक ही ऑप्शन में बी फर्स्ट है सर। ओके, ओ सर ऑप्शन बी। ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट ये आया b, फिर a, फिर उसके बाद d। तो बी ए डी तो सेम ही है भाई। और हमें कंपेयर किसके बेसिस पे करना पड़ेगा? ई और ए के, ई और सी के बेसिस पे। ई और सी को कंपेयर कर लीजिए। ई ज्यादा होगा, सी कम होगा। आंसर सी आया था ना। सी आया बी ना। आया, बी आया था। बी आया था। यस सर। देखते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, सी आएगा, सी आएगा, वो उल्टा सबसे ज्यादा पढ़। बी होगा, फिर उसके बाद ए होगा। हाँ सर, सी आएगा, सी आएगा। सी ही होगा, चलिए मिस्टेक नहीं करना। उल्टा साइन में अरजीत, पढ़ लिया। ओके अरजीत तेरा सही था ना, यही आया था ना। ये सेम गलती की है ना, उल्टा साइन नीचे और ऑप्शन ही नहीं देखे। नहीं तो यही तो देखना है, इसलिए तो 4 ऑप्शन दिया रहेगा। अब जेई का क्वेश्चन है इसलिए देख उल्टा सीधा ऑप्शन दिया है ना, कि ताकि आप उस ऑप्शन तक पहुंच ही नहीं पाओ, उससे पहले ही गलत करते हो। थोड़ा सा पैसेंस रख के आप लोग को सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
For a given cell, the total number of allowed orbital is given by n square. For any subcell, the Statement 1 is false, statement 2 is true. फर्स्ट क्या है? फॉल्स है. हाँ सर, 2n स्क्वायर होगा. ओ ऑर्बिटल फर्स्ट ट्रू है. इलेक्ट्रॉन्स 2n स्क्वायर, ऑर्बिटल फर्स्ट ट्रू है. ओके, हाँ फर्स्ट ट्रू है, 2 भी ट्रू है. दोनों ट्रू है. अरिजीत आंसर. अरिजीत आंसर भाई. सर बोथ आर करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. और बच्चे आंसर आप लोग नहीं बता रहे थे. वर्गो तू है मीटिंग में या नहीं है? नहीं है. ओके, ये बताना भाई जवार को आंसर. ये मेंस 25 का क्वेश्चन है. जवार को आंसर बताना. In a multi-electron atom, which of the following orbitals described by 3 quantum number will have same energy in absence of electric and magnetic field? In absence of electric and magnetic field. D and E, option D. Okay. जवार को आंसर. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. अब देखिएगा, अगर एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बोल देना तो इस कंडीशन में जो एनर्जी है ना वो एन पे डिपेंड करता है ना. अगर एन का वैल्यू सेम तो एनर्जी सेम. अगर कहीं पे एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोल दे इसका मतलब एन का वैल्यू सेम है ना, तो क्या बोलेंगे? एनर्जी का वैल्यू सेम रहेगा. तो हमें वो दोनों ऑर्बिटल्स अलग चुनने हैं जिनके लिए एन का वैल्यू सेम है. कहाँ कहाँ से दिख रहा है भाई? एक डी और ई सेम है और एक बी और सी सेम है. ठीक है ना? हेलो. अच्छा, एल का वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट दिया है. यहाँ पे एन एल का वैल्यू डिफरेंट दिया ना, तो एन प्लस एल का एल प्लस एल का फंडा लगाएंगे. हाँ हाँ, तो सेम वाले लॉजिक के अकॉर्डिंग तो ही चलेंगे. तो एन का वैल्यू सेम है, एनर्जी सेम ही रहता है. तो हमारा आंसर क्या दिखेगा? डी और ई वाला. कोई कंफ्यूजन है? नो सर. नेक्स्ट आंसर की बात करेंगे. एन प्लस एल के अकॉर्डिंग तो चलेंगे. एन प्लस एल का वैल्यू सेम कहाँ दिखा? इसमें दिख रहा है ना. अलग डिफरेंट रहे ना तो फिर एनर्जी का वैल्यू चेंज हो जाएगा. नेक्स्ट भाई, एटॉमिक नंबर 24 के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विद अजीमुथल क्वांटम नंबर l equals to 1 and n equals to 2 respectively. अब ये कॉमन क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन जेईई में बहुत बार रिपीट हुआ है. ये वाला क्वेश्चन कॉमन है, जेईई में बहुत बार रिपीट हुआ है. Z24 मतलब क्रोमियम. Z24 मतलब क्रोमियम. क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आपको n का वैल्यू, l का वैल्यू 2 और l का वैल्यू 1 के अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन पता है. आंसर 17 क्या है भाई? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी इज अलग करेक्ट. अलग अलग इक्वल्स टू 1 में 12 हाँ हाँ और डी में 5. 5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following awarded electron occupying the 1s orbital in an hydrogen atom is incorrect? Which one of the following about an electron
If you find the 1s orbital in hydrogen atom is incorrect. सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके देखते हैं। बाकी बच्चों का आंसर, सारे बच्चे आंसर नहीं बता रहे, कुछ ही बच्चों का आंसर आ रहा है। हमें क्या पूछा? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। प्रियांशु का आंसर क्या था? सर ऑप्शन ए। गलत है भाई प्रियांशु। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये आएगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s का कर्व बना, सिखाया हूँ भाई कल भी। सॉरी सर, 1s हाईएस्ट पॉइंट 0 पे होता है, r इक्वल टू 0 पे हाईएस्ट पॉइंट होता है। तो ये तो सही है ना? हाँ सर। ये तो होगा नहीं, करेक्ट है। ऑप्शन बी होगा। दीवार को आंसर Option B. तो फिर ऑप्शन बी बी होगा सर। क्यों बी होगा? सर बाकी सी नहीं होगा क्योंकि The electron can be found at distance 2a naught from the nucleus. a naught पे भी तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना हमें? हाँ सर 2a नॉट पे भी मिलेगा सर। बोला electron can be found at distance 2a naught from the nucleus. तो 1s ऑर्बिटल के लिए बोला है ना? 2a हाँ naught सर कहाँ 1s का मिलता है? 0 नोड होता है। ये 2s में मिलता है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। क्लियर? हेलो, मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर। बाकी सब करेक्ट है। सर वो जो स्पीयर होता है 1s का वो a नॉट तक ही होता है। The electron can be found, no, B option है, the electron can be found at distance 2a naught from the nucleus ना? 1s का रेडियस a नॉट के बराबर होता है। हाँ, a naught, एक सेकंड रुक जाओ। पहला the probability density of finding the electron is maximum at nucleus, ये तो करेक्ट है अपना। Then है the total energy of electron is maximum when it is at a distance a naught from the nucleus. तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, है ना? ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट दिख रहा है अपने को। 1s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, है ना? ये करेक्ट है। The electron can be found at a distance 2a naught from the nucleus, है ना? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वही एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग तो चलना पड़ेगा, है ना? The total energy of electron is maximum when it is at distance a naught from the nucleus. And the electron can be found at a distance 2a naught from the nucleus. 1s में तो any distance पे find out होगा। The total energy of electron is maximum. C ऑप्शन तो फिर करेक्ट ही रहेगा ना? The electron can be found at a distance 2a naught from the nucleus. बोल सकते हैं ना भाई इसमें?
एनी डिस्टेंस, कहीं पे भी एस ऑर्बिटल में ना किसी भी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि नोड तो कोई था नहीं। मेरा वॉइस क्लियर है ना? मेरा वॉइस क्लियर है, एक बार कंफर्म करना है। हाँ सर। ओके, अब टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम व्हेन इट इज एट डिस्टेंस a नोट फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो a नोट का मतलब हम क्या बोलेंगे, n का वैल्यू 1 है, यही ना? मेरा वॉइस क्लियर है? हाँ सर बोलिए। तो ए नोट का मतलब हम क्या बोलेंगे, अगर ए नोट है तो एन का वैल्यू 1 होगा। बोर्स मॉडल का फंडा लगाते हैं, है ना, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड। हाइड्रोजन एटम के लिए एन का भी वैल्यू 1 हो गया, जेड का भी वैल्यू 1 हो गया, है ना। तो फर्स्ट सेल का जो एनर्जी होता है ना वो मिनिमम होता है, यहाँ पे क्या बोला, मैक्सिमम होगा, इसलिए बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट। सी ऑप्शन हम बोल सकते हैं करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, लॉजिक समझिएगा। एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल था, किसी भी डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रॉन मिल सकता है ना। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम एट ईच एंड एवरी पॉइंट। इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? ऑनलाइन बच्चे यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए, कंफ्यूजन है, ये शायद अपन ने किया है, नहीं किया है, करिए ट्राई इसको। The correct statement for an element with atomic number 9 are. नाइन मीन्स फ्लोरीन। फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखिए पहले आप लोग, फिर ऑर्बिटल पे अरेंज करिए इसको। 1s2, 2s2, 2p5। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्या Option बोला? C, A and C only. There are 5 electron for which ms equals to plus half and 4 electron for which ms equals to minus half. There is only 1 electron in pz orbital. ये भी शायद मंथ 25 का क्वेश्चन है ना? एक बार इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। प्रियांशु का आंसर क्या आया? So option C. ऑप्शन सी। ओके, अरजीत आंसर बताना भाई। सर ऑप्शन सी लग रहा है। ऑप्शन सी ही लग रहा है, ये भी मंथ 25 का क्वेश्चन है। बाकी बच्चे? ऑप्शन सी करेक्ट है ना? बाकी बच्चे आंसर? ये 5 और 4 का कॉम्बिनेशन है। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन पीजेड ऑर्बिटल। px py pz अगर मान लोगे तो यही है ना। लास्ट इलेक्ट्रॉन इज इन 2p सबसेल। अब सी ऑप्शन देख लेते हैं। लास्ट इलेक्ट्रॉन गोज टू ऑर्बिटल n इक्वल्स टू 2, l इक्वल्स टू 1, ये सही है। देयर इज ओनली 1 इलेक्ट्रॉन इन pz ऑर्बिटल, ये इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि हम इसको एक्सचेंज कर सकते थे ना, किसी एक को भी px, किसी एक को भी py, किसी एक को pz मान सकते हैं ना। तो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। पहला ऑप्शन करेक्ट है ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये सही है। द सम ऑफ एंगुलर नोड ऑफ ऑल एटॉमिक ऑर्बिटल इज 1। तो एंगुलर नोड ऑफ s ऑर्बिटल के लिए 0 था, है ना, और ईच p ऑर्बिटल के लिए 1 1 1 होगा। ठीक है, तो इसके वैल्यू कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। ये ईच p ऑर्बिटल के लिए 1 होता है, इसलिए डी ऑप्शन भी गलत हो गया। हमारा आंसर है ए एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड सबसेल इज ड्यू टू। ये भी मंथ 25 का क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, लॉजिक समझिएगा, लास्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था इस पढ़ने को भी। द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी
of half filled orbital half filled subshell is due to answer Option C. option Sir, option B. ऑप्शन बी अलग अलग आंसर आ रहा है आंसर भाई ऑप्शन सी सर। ऑप्शन सी देखिएगा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो रहता है ना वो दो लॉजिक से आता है एक तो बोलते हैं सिमेट्री का फंडा और दूसरा बोलते हैं लार्जर तो ए और डी तो करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन बी ए और डी तो करेक्ट होगा ही होगा जिसमें सर ए और ऑप्शन डी बी है वही आंसर होगा हाँ, ए सर। और सी तो होगा ऑप्शन बी ऑप्शन बी ऑप्शन बी होगा है ना अब एक बचा ऑप्शन ए बी डी एक है ए बी डी यही ना भाई हाँ सर। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा कोई कंफ्यूजन कोई नहीं सर। कंफ्यूजन है भाई नो सर। नेक्स्ट है इंटीजर टाइप consider the following set of quantum number the number of correct set of quantum number is the number of correct set of quantum number is पहला करेक्ट है क्या नहीं है क्यों नहीं है तो ये दो दोनों करेक्ट है सर, दो करेक्ट है। ये दोनों से नहीं है करेक्ट है ना दो वाला चेक करते हैं n ग्रेटर देन l होना चाहिए है बी और सी करेक्ट है। और ये विद इन l लाई कर रहा है क्या बोलेंगे ये करेक्ट है ना सी भी करेक्ट दिख रहा होगा आपको ये इक्वल नहीं होना चाहिए इस रीजन से करेक्ट है ये इक्वल नहीं होना चाहिए इस रीजन से करेक्ट है हम क्या बोलेंगे दो ही करेक्ट नेक्स्ट 32 के लिए बताना ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हैज x completely filled orbital with ml equals to 0 the value of l is sorry the value of x is ट्राई करिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए कि आंसर आ जाएगा आंसर 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 आप लोग लिख रहे हो शॉर्टकट जो सिखाया था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का वो लॉजिक यूज करिए एसएसपी एसपी एसडीपी एसटीपी वाला लॉजिक पहले क्या आएगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 3s2 सर 4 होगा 4 नहीं होगा भाई 4s2 3g10 ये होता है 30 और इसमें p में एट थोड़ा एट हमें क्या पूछा ml का वैल्यू 0 होना चाहिए तो s वाले में तो होते हैं 0 काउंट करते हैं एक यहाँ से भी आ जाएगा एक इसमें p में भी एक 0 होगा है ना कोई एक 0 एक 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 d10 में 2 मिल जाएंगे आपको है ना l का वैल्यू 0 वाले कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अपने को 2 मिलते हैं यही ना
D10 पूरा फील्ड है, क्लियर है। ये ऑर्बिटल पूछा है ना, इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, ऑर्बिटल पूछा है, तो एक ऑर्बिटल में रहेगा ये, और पी में भी फिर से एक ऑर्बिटल में मिलेगा, है ना, ये भी मिल सकता है। क्या पूछा, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो ये कंप्लीटली फिल्ड तो है नहीं, ये कंप्लीटली फिल्ड है नहीं, तो इसको काउंट नहीं करेंगे अपन। तो बचे कितने, 1 2 3 4 5 6 7, आंसर क्या हो जाएगा 7। कोई कंफ्यूजन है तो लैंग्वेज में आपसे गलत करवाएगा ऐसे क्वेश्चन में, है ना, पूछ लिया कंप्लीटली फिल्ड, आप थोड़ा सा जल्दीबाजी में 4p को भी काउंट कर लोगे तो आंसर रेट आ जाएगा। कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल which have electron density, the number of 5 given orbitals which have electron density along the axis h, है ना, axial हमें सर्च करना है। 5 px py pz dz स्क्वायर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर dx स्क्वायर y स्क्वायर, तो आंसर कितने होंगे 5, 5 अपना करेक्ट आंसर। किन्हीं का कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे? नहीं। नेक्स्ट वन आंसर, नेक्स्ट वन आंसर, the number of electrons present in all the completely filled subcells 16 having n equals to 4 and s equals to plus half। 16 4 का s भी होगा, 2n स्क्वायर बाय 2। ओ सॉरी सर। आंसर अजीत कुछ आंसर बता नहीं रहे सर, तो सर 16 ही होगा, 16 ही होगा। एक सेकंड हो गया, कोई बच्चा आया है, कौन सा था, कोई बच्चा है क्या? The number of electrons presented क्वेश्चन पूछा गया, all the completely filled subcell having n equals to 4 and s equals to plus half। आंसर एक ही आंसर अभी तक आया है, 16 16 करेक्ट है भाई, आंसर 16 ही होगा। प्लस हाफ मतलब एक कोई इलेक्ट्रॉन ना, इसके एक हो जाएंगे, इसके 3 हो जाएंगे, इसके 5 हो जाएंगे, इसके 7 हो जाएंगे, सबको ऐड कर दीजिएगा, 16 आ गया। नेक्स्ट है भाई, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल विद n equals to 5 and ml equals to plus 2 is, the number of orbitals, करिए सॉल्व। ये सब आसान आसान से क्वेश्चन है सर, जेईई मेंस में फ्रिक्वेंटली पूछे गए लास्ट 5 ईयर के जितने भी क्वेश्चन थे ना, मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिए हैं, 20 से 25 तक आसान आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंसर बताइएगा क्या होगा। सेवन ऑर्बिटल, 7 ऑर्बिटल, 7 7 और देखते हैं भाई, नहीं सर, 1 ही, एक ही ऑर्बिटल ऐसा होगा, एक ही ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन लेके चलते हैं। तो n equals to 5 में कितने सबसेल होंगे, हमें ये देखना सबसे पहले। तो n का वैल्यू अगर 5 लोगे ना, तो l का वैल्यू कितने हो सकता है, 0 to 4 तक हो सकता है ना, 0 1 2 3 4, और +2 वाला कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ आएगा, के केस में आ सकता है, 3 के केस में आ सकता है,
2 वाला कॉम्बिनेशन कहाँ कहाँ आ सकता है वही देखते हैं अपन। जब L का वैल्यू 2 रहे, M का वैल्यू 3 रहे और L का वैल्यू 4 रहना चाहिए। सर यही ना? 3 आंसर होगा, 3 क्या होगा? 3 आंसर होगा। 3 सर। 3 आ रहा है, उनके देखते हैं। अरिजीत तेरा आंसर? सर 3 आ रहा है। 3 आ रहा है, सर 3 आ रहा है। सबका 3 आ रहा है। 3 आंसर करेक्ट है फिर। नेक्स्ट, a certain orbital has n equals to 4 and ml equals to -3. The number of radial node in this orbital is, radial node का वैल्यू ये 0 0 0 0 0 0 रेडियन m का वैल्यू -3 मतलब l का वैल्यू क्या होना चाहिए? 3। 4 3 होना ही -3 चाहिए। 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे खत्म होता है। चलो एक और क्वेश्चन कर लीजिए। The azimuthal quantum number for the valence electron of Ga plus ion is अजीमुथल गैलियम क्वांटम कहाँ का नंबर D 2 2। 2। गैलियम कहाँ का नंबर है? गैलियम से गैलियम प्लस हो जाएगा 30 हो जाएगा, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। जिंक का कॉन्फ़िगरेशन। सबका वही आंसर यही है या कुछ अलग है? सर 0 नहीं होगा इसका। वही वही पूछ रहा हूँ मैं। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ सर 0 होगा। हाँ सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूछा है ना। हाँ हाँ, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब जहाँ पे n का वैल्यू हाई होगा, है ना? हाँ सर। 3d10 4s2 होगा, तो 4s2 वाला s का 0 ही होगा। तो इसका वैल्यू 0 होगा। क्या होगा? 0। 0 सर। सिली मिस्टेक नहीं करना है। आप लोगों ने अभी बहुत सारे सिली मिस्टेक की है ना, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से करिएगा। लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर लेना आप। प्री मेंस में आसान से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एटॉमिक से, है ना? तो जो सर ये सब क्वेश्चन मेंस के थे। ये सारे क्वेश्चन यही मेंस के थे, स्पेसिफिकली मेंस के 20 to 25। ठीक है? अच्छा सर। हाँ सर। नेक्स्ट पीडीएफ की अपन बात करेंगे। थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा 1 आध मिनट, मैं नया पीडीएफ ओपन ठीक है करता सर। हूँ। तो हमारा जो सेकेंड टॉपिक है ना, ये है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, इस टॉपिक का वेटेज ना थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया गया है अभी रिसेंट ईयर में, है ना? क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि ब्लॉक केमिस्ट्री मैक्सिमम पार्ट को ना हटा दिया गया है। तो उन सबसे क्वेश्चन जो है ना आपसे यहाँ पे पूछ लेते हैं, चांसेस थोड़ा सा ज्यादा। तो यहाँ पे मेजर टॉपिक क्या क्या है जिसपे हमें फोकस करना है? रिडॉक्स करवा देंगे। क्या इसके बाद रिडॉक्स बोले थे ना आपने? बोला था पीरियोडिसिटी फिर रिडॉक्स। ये आज के क्लास में खत्म कर देंगे, ठीक है। है ना? मैं बस इस पे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करूंगा, ऐसे नहीं करने वाले। बस क्वेश्चन थियोरेटिकल पार्ट पे ज्यादा नहीं जाने। तो ये 5 जो टॉपिक है ना जिसपे थोड़ा ज्यादा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से आपके पेपर में ना 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे हर एक सब्जेक्ट में, है ना? अब इनमें भी अगर सबसे ज्यादा अगर फोकस किया जाए ना, तो एटॉमिक रेडियस में भी हम एक सिंपल सा फंडा बता सकते हैं कि एटॉमिक रेडियस में कौन सा पार्ट है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का ना एटॉमिक रेडियस से क्वेश्चन पूछा जाए।
आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाले पे ज्यादा फोकस करता है। इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है ना फंडा, ये 3 ही ग्रुप में लगेगा, ग्रुप नंबर 13, ग्रुप नंबर 14 एंड ग्रुप नंबर 15 में। 14 और 15 एक करिएगा आप लोग। हेलो, बोलिए। इनका है क्या, इनका है क्या, कम से कम तक रिस्पॉन्स है, तीनों में नहीं हो पाएगा। अच्छा ठीक, मैं आपसे एक बार बात करता हूँ, तो ठीक है। ठीक है, तो हमें जो इसमें फोकस करना है ना, वो इनर्ट पेयर इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस वाले फंडे पे है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट ग्रुप नंबर 13, 14 और 15 में लगता है, और एटॉमिक रेडियस जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला पॉइंट जो एक कॉमन क्वेश्चन पूछा गया है जेईई मेंस 23 में 2 बार पूछा गया था यहाँ से, है ना। तो वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले फंडे से कि मोसले का एक्सपेरिमेंट है ना, तो मोसले का एक्सपेरिमेंट जो था वो एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। तो एटॉमिक नंबर का जो उसने कर्व ड्रॉ किया ना, वो अंडर फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक रूट नंबर न्यू वर्सेस जेड, रूट न्यू वर्सेस जेड। क्या क्या फिर से बोलिए। ऑप्शन बी रूट न्यू वर्सेस जेड। हाँ, रूट म्यू वर्सेस जेड का एक ग्राफ बनाते हैं अपन, है ना। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। देन दूसरा क्वेश्चन, हाँ सर, ऑप्शन बी। यही क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि बी टू द पावर एन और जेड का कर्व है, तो एन का वैल्यू बताइए। तो ये रूट बी मतलब पावर में 1/2 है। कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नो सर। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग अच्छे से आता है, मैंने शॉर्टकट भी अभी समझा दिया है ना। तो इस वाले लॉजिक से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, है ना। मैं इसे फिर से फोकस नहीं करवा रहा, आप लोग करेक्ट ही करोगे, है ना। अब अगर किसी भी ग्रुप के मेंबर का बैलेंस ग्रुप नंबर निकालना है, तो एस ब्लॉक के लिए ना हमें क्या करना पड़ता है, नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ते हैं, है ना। अगर मैंने नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन काउंट कर लिया ना, तो इससे हमें एस ब्लॉक की ग्रुप का आइडिया लग जाएगा। अगर पी ब्लॉक का मेंबर है तो एनएस और एनपी इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर डी ब्लॉक का मेंबर है तो नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ n-1 डी इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इनके एडिशन से जो वैल्यू आएगा वो डी ब्लॉक की ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा। एंड फॉर एफ ब्लॉक ऑलवेज बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 3, दैट इज 3b, है ना। अब ए और बी का फंडा कहाँ लगता है समझना है। तो स्टार्टिंग में जो पीरियोडिक टेबल बना था ना, उसमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की नंबर प्रेजेंट थे, तो एस और पी ब्लॉक के आगे ए लगाते हैं, है ना, रोमन में। बी हमेशा किस में लगेगा, जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स रहते हैं। तो ग्रुप नंबर 3 टू 12 जो है ना, टोटल 10 ग्रुप, इसमें बी लगेगा अपना, है ना। और 1A 2A और फिर 3A से लेके 8 तक ना हम क्या लगाते हैं, ए का फंडा यूज करते हैं। पीरियड कहाँ से डिसाइड होता है, तो जो भी नंबर रहेगा ना, एन का वैल्यू हाईएस्ट क्या बताएगा, पीरियड को बताएगा। अब यहाँ पे कुछ एक पॉइंट लेंथेनाइट और एक्टिनाइट जो अपन ने अभी एफ ब्लॉक और डी ब्लॉक में पढ़ा था, है ना, कि लेंथेनाइट 58 to 71 है और एक्टिनाइट जो है वो 90 to 103 है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। ये ग्रुप नंबर मैंने n=4 का एलिमेंट लिख दिया है कि थोड़ा सा आपको रिलेट कर पाऊँ, है ना। डी ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट होता है, n=4 से। तो n=4 के ये मेंबर दिख रहे होंगे आपको, इनमें आप ए और बी लिख सकते हो। जैसे ये 1A है, इसको क्या बोलेंगे, 2A है, इसको बोलते हैं 3B, है ना। और 13 वाले को क्या बोलेंगे, 3A से रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने नोट में थोड़ा सा एक पॉइंट लिख दिया कि एस और पी ब्लॉक के लिए ना ए सफिक्स यूज करेंगे, डी ब्लॉक के लिए हम बी सफिक्स यूज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन ने पढ़ा है मैजिक नंबर। तो मैजिक नंबर का यूज क्या होता है कि किसी भी एक ग्रुप में एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करने के लिए मैजिक नंबर का फंडा यूज करते हैं, है ना। टोटल हमें 7 एलिमेंट्स दिखते हैं, तो 7 एलिमेंट्स के बीच गैप कितना है, 6। तो ये जो 6 नंबर है ना, इस नंबर को हम मैजिक नंबर बोलते हैं। ये नंबर क्या करेगा, जैसे एडिशन का अगर आपको 1 पता है ना, तो इसमें ये नंबर ऐड कर दीजिए, तो 1 + 2 ये 3 हो जाएगा।
3 + 8 11, 11 + 8 19, 19 + 18 37, 37 + 18 55, 55 + 32 87 है ना। तो ये डिपेंड करता है मैजिक नंबर कितने ग्रुप में एलिमेंट प्रेजेंट है। जैसे मान लो कि n = 4, ग्रुप नंबर 3B की अगर बात करें अपन, तो इसमें 4 ही एलिमेंट प्रेजेंट है, तो कितने मैजिक नंबर यूज होंगे? 3 ही यूज होने वाले, है ना। कितने मैजिक नंबर यूज हो रहे हैं भाई? 3 ही यूज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है ना, ऊपर से हटाने पड़ते हैं। जैसे देख लो हमारे पास क्या है, 2 8 8 18 18 32, तो लास्ट वाले 3 मैजिक नंबर यहाँ पे यूज करने हैं, दैट इज 18 18 और 32 मैजिक नंबर यहाँ पे यूज होगा ना। ऊपर के 3 वैल्यू को हमने हटा दिया। लॉजिक क्लियर है? तो कभी कभार आपसे ना एटॉमिक नंबर के बेसिस पे ये पूछ लेता है, एटॉमिक नंबर देखिए कि ये एलिमेंट किस ग्रुप से बिलोंग करेगा। यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? मैजिक नंबर का फंडा। उस ग्रुप के पहले एलिमेंट हमें पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर, जो कि आपको पता रहेगा 1 to 10, है ना, क्वालिफिकेशन, है ना, या 1 to 20 21 तो पता ही रहता है। उसके बाद हम मैजिक नंबर ऐड करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। देन आईयूपीएसी लेने, ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है जीमेंस के लिए, है ना। रिसेंट ईयर में बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे। तो 100 के ऊपर की जो वैल्यू रखते हैं ना एटॉमिक नंबर, उनके लिए हम कुछ एक रूल्स बनाते हैं आईयूपीएसी का। 0 के लिए क्या यूज करेंगे? निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेल्ट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए इन यूज करते हैं, है ना। और लास्ट में प्रीफिक्स सफिक्स क्या लगाते हैं? ईएम। जैसे 109 है, तो 1 के लिए क्या बोलोगे? अन, 0 के लिए नील, और 9 के लिए इन, और लास्ट में ईएम लगा देंगे। अन, नील, इन, ईएम। शॉर्ट फॉर्म पहला लेटर ले लेते हैं, यू एन ई, है ना। तो 109 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया? यूएन। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि इफ आईयूपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट is unnamed, then the element belongs to nth group of periodic table, the value of nh। ट्राई करेंगे। अब इसका अगर हम एटॉमिक नंबर देखें ना, तो अन का मतलब 1, एक बार फिर से अन है तो ये भी 1, फिर से अन आया, 3 होगा क्या? ये 1 1 1 आया। क्या है? 1 एलिमेंट है। 3 अब 1 एलिमेंट की ये हमें फाइंड आउट करना है। सर 11th ग्रुप। ग्रुप नंबर 11 से बिलोंग करेगा। 2 आंसर आए, एक 11 आया, एक 3 आया। अब इसको हम कैसे निकालेंगे? तो भाई वही शॉर्टकट का जो तरीका भी सिखाया था। सर इसका एक ट्रिक होता है, 11 रहता है तो 11 ही हो जाता है। ओके, अगर आपको ट्रिक नहीं याद करना तो MSSPSDP वाला वो लॉजिक लगा के लिखोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। सर रदरफोर्ड नियम के बाद यही एप्लीकेबल होता है। हाँ, रदरफोर्ड के बाद यही एप्लीकेबल। क्लियर? तो इसका आंसर देखिए क्या लिखा है, द नंबर ऑफ NS1 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग टू, ये आया मैंने शॉर्टकट से लिख दिया है, वही SPSDP वाले फंडे से इससे सॉल्व कर दिया है। डी ब्लॉक के एलिमेंट है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आया था, तो डी के लिए क्या यूज करते हैं? नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन प्लस का नंबर ऑफ NP इलेक्ट्रॉन जो कि रहेगा, है ना, उसके अकॉर्डिंग टू N-1 डी इलेक्ट्रॉन वाला फंडा लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग टू हमारा आंसर जो आएगा, कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? यस 11 आ रहा है सर। तो पीरियडिक प्रॉपर्टीज का ना 2 लॉजिक आपने सीखा है। पहला लॉजिक पीरियड में, दूसरा लॉजिक, तो पीरियड का जो लॉजिक था ना, उसमें बोलते हैं नंबर ऑफ सेल डिफरेंट होते हैं, इसलिए पीरियडिसिटी डिफरेंट है। अगर पीरियड की बात करें तो पीरियड में हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के अकॉर्डिंग टू मूव करते हैं, जेड इफेक्टिव। और जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड माइनस सिग्मा, जेड इज अट्रैक्शन, सिग्मा इज रिपल्सन, है ना। कैसे डिफाइन करते हैं इसको? द नेट अट्रैक्शन फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियस ऑन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज नोन एज जेड इफेक्टिव, है ना। तो न्यूक्लियस हमेशा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ पुल करेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो बाहर वाले मतलब जो पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो अल्टीमेट सेल वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहेंगे, न्यूक्लियस के पास आने नहीं देंगे, है ना। तो जो नेट
नेट अट्रैक्शन फोर्स रहेगा ना न्यूक्लियस का, उसी को बोलते हैं अपन जेड इफेक्ट। एस का शिल्डिंग पावर ज्यादा होता है, मतलब ये ज्यादा रिपेल करेगा। टी का शिल्डिंग पावर एस से कम होता है, डी और एफ की शिल्डिंग बहुत ही पुअर है ना, ये रिपल्सन शो नहीं है ना। तो सिलेक्टेड के अकॉर्डिंग टू हम इसका प्रूफ भी बोलते हैं कि ऐसा ही क्यों होता है नहीं, अपने को अभी डिस्कस करना है नहीं इसको, है ना। मैं डायरेक्टली मूव कर रहा हूँ एटॉमिक रेडियस पे। तो एटॉमिक रेडियस ना अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ बॉन्ड, हम कभी भी किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक रेडियस ना फ्री स्टेट में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एटम्स क्या होते हैं भाई, हाईली रिएक्टिव। तो एटॉमिक रेडियस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन बॉन्डेड फॉर्म। अब बॉन्ड की बात करें तो 4 बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, देन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, इन्हीं सब पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे, और मेटालिक। तो पहला अपने लिए कोवैलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस कैसे बनता था, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा, है ना, जो भी अगर एटम है जो शेयरिंग पार्ट में, हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को क्या बोलते हैं अपन, कोवैलेंट रेडियस। अब कोवैलेंट बॉन्ड भी दो टाइप के थे, होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक। होमो का मतलब दोनों एटम से जितना शेयरिंग हुआ होगा ना, दोनों का इक्वल शेयरिंग आया। बट अगर हेटेरो की बात करें ना, तो एक छोटा है और एक लार्जर एटम है। तो छोटे वाले का शेयरिंग ज्यादा हुआ होगा, लार्ज वाले का कम हुआ होगा, है ना। तो इसके लिए हम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आर ऑफ ए एक्सटर्नल रेडियस प्लस आर ऑफ बी माइनस का 0.09 डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। अगर होमो एटॉमिक रहा उस केस में सिंपल क्या बोलेंगे, डी और डीबी का, डी ए का डिस्टेंस जो होगा ना, दोनों ने इक्वल शेयरिंग किया है, तो इट इज हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। बट अगर हेटेरो रहा ना, उस केस में हम क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू होता है ना, उनमें ये थोड़ा सा वैल्यू लेस हो जाता है ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वन। तो हमें ये थोड़ा सा लॉजिक ध्यान में रखना है। मेटालिक रेडियस जस्ट टच करने से बनता है, तो इसमें जो शेयरिंग वाला पार्ट कुछ है नहीं, उसका डिस्टेंस ना कोवैलेंट से ज्यादा होगा, है ना। तो कोवैलेंट और मेटालिक में कंपेयर करेंगे तो मेटालिक रेडियस हाई होता है। वैन डेर वाल्स फोर्स वीक फोर्स था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। तो जब भी दो मॉलिक्यूल के साइड वाले एटम आपस में अट्रैक्ट कर लेना, उसको बोलते हैं अपन वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। तो इसका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको। तो इन तीनों में कंपैरिजन के क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि वैन डेर वाल, मेटालिक और कोवैलेंट में अगर रेडियस कंपेयर किया जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई कि आर बी इज ग्रेटर देन आर एम, आर एम इज ग्रेटर देन आर, है ना। इवन आर बी अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस ऑफ आर सी हो जाता है। आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस में या तो कैटायन बनेगा या फिर एनायन बनेगा, है ना। तो इसमें ये बोलते हैं कि न्यूक्लियस का जितना इन्फ्लुएंस है ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, है ना, इस रेंज को क्या बोल देंगे अपन, आयनिक रेडियस बोलते हैं। बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं क्यों, ड्यू टू हायर जेड इफेक्ट। कैसे निकालते हैं, जेड बाई ई से। जेड एक एटॉमिक नंबर, ई इज इलेक्ट्रॉन, है ना। जैसे करंट एटम सोडियम है तो 11/11 बनाया, इसके लिए 11/10 1.1 आया, है ना। तो का साइज कम हो जाएगा। रेडियस ऑफ एनाइन पैरेंट एटम से हमेशा लार्ज होता है, क्यों, ड्यू टू लोअर जेड इफेक्ट, है ना। अब आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, कंफर्म है, फिक्स है ना। इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के केस में ना, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा ना, हम क्या बोलेंगे, उसका साइज ज्यादा होगा। मैंने इसको यहाँ पे ये पॉइंट मेंशन किया है कि मोर इज द नेगेटिव चार्ज हायर इज द साइज, मोर इज द पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर इज द साइज। इस सीरीज को सीरीज सब में क्या होंगे, है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कंसीडर करोगे तो जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव का वैल्यू उतना कम होता जा रहा है। जितना पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन इन साइज आता है। अब एक रीजन असर्शन में या स्टेटमेंट वाले में क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट कैटायन क्या होता है, H+, बट सबसे स्मॉलेस्ट एनाइन की अगर बात करें तो F- है ना। एक ये रीजन असर्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है कि हाइड्राइड और ब्रोमाइड में ना लार्जर साइज किसका होगा, आंसर याद रखना हाइड्राइड का, है ना। इवन H- इज लार्जर देन, साइज ऑफ H- इज ग्रेटर देन Cl- एंड Br-. इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन, एक बार कंफर्म करिए। वॉइस क्लियर है ना,
और एक बार बोल तो हाँ या ना। ऑनलाइन बच्चे मेरा वॉइस क्लियर है ना? हाँ सर। ओके, चलिए देन क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये मीन्स 24 का द करेक्ट स्टेटमेंट या द स्टेटमेंट दैट आर करेक्ट अबाउट द स्पीसीज, है ना? ये मीन्स 24 का क्वेश्चन है, बट ट्राई करके आंसर क्या होगा। मीन्स 24 का क्वेश्चन है, आंसर बताइए क्या होगा। सर ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ऑल आर, नीचे ऑप्शन बहुत सर सारे ऑप्शन हैं। ए। और भी ओ ऑप्शन है, अन्ना अन्ना। हाँ और भी ऑप्शन है, सारे ऑप्शन की इसका आंसर बताना। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। हाँ सर डी है। अब ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक का फंडा लगाएंगे, सब में 10 इलेक्ट्रॉन, जिस पे नेगेटिव ज्यादा उसका साइज लार्ज है, तो ये करेक्ट है ना? ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना? ऑल हैव सेम हाँ सर न्यूक्लियर ऑप्शन डी। चार्ज, ये बोलेंगे गलत है, तो आंसर क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, following elements, which of the following is are true about A dash, B dash, C dash and D dash? ट्राई करिए क्या होगा आंसर। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके देखते हैं भाई। सबका आंसर ऑप्शन बी है क्या? अरिजीत आंसर बताना। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सर बी फॉर बॉम्बे। ओके। सर ऑप्शन ए ओनली। ऑप्शन ए आया, दो अलग आंसर आएगा। और किन्हीं का कुछ आंसर? सर ऑप्शन बी लग रहा है। ऑप्शन बी लग रहा है, ओके। देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। अब ए बी सी डी है ना, ए और बी पीरियड के नंबर ही, ए और सी ग्रुप के नंबर। तो ऑर्डर ऑफ एटॉमिक एनर्जी की अगर बात करें ना, है ना, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, साइज इंक्रीज करता है। यही लॉजिक था ना भाई? हेलो, तो ए और बी में साइज किसका लार्ज होगा? सर ऑप्शन बी ही होगा। ए का, है ना भाई? लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज करेगा, ए टू सी इंक्रीज करेगा। तो सी और ए में सी लार्जर है। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम में इंक्रीज करता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। तो बी और डी में ज्यादा मेटालिक कौन सा होगा? डी।
COD में C, है ना, A और B में A, तो ये तो आंसर हमारा B तो करेक्ट लग रहा है, B करेक्ट है, मींस ये तो गलत हो गया, है ना। अब बाकी देखते हैं, ए वाला फंडा क्या था, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई, तो C और D A और B से ज्यादा होंगे, ठीक है। तो B और A में A का साइज लार्ज है, C और D में C का साइज लार्ज है, D और A कंपेयर करें तो कोई चार्ज वगैरह नहीं दिया, तो D का साइज लार्ज रहेगा, ठीक है। ये वाला भी फंडा क्या है, करेक्ट है, A भी करेक्ट है और B भी करेक्ट है, A भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्या देखना है, C देखना है, साइज ऑफ एलिमेंट A B C D, तो C तो गलत दिख रहा है ना। साइज ऑफ एलिमेंट की अगर बात करें D डैश और C डैश में, C और A में तो C ज्यादा होना चाहिए, तो ये गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग टू आंसर क्या बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है भाई? हेलो, अरे बोल तो हाँ या ना। नहीं सर ए बी और डी का सेम लॉजिक ही तो है। क्या क्या फिर से बोलिए। ए बी और डी का A B और D का सेम लॉजिक ही है, तो A B D का क्या हो गया। मतलब वो ऑप्शन बी का, वो तीनों ऑप्शन का सेम लॉजिक है ना। मेटालिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है ना। हाँ सर। रेडियन का भी लॉजिक वही रहता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है। अब आयनिक रेडियन आ जाए ना, तो आयनिक रेडियन के लिए हमें फंडा यूज करना पड़ता है ना, ये ऐसे बना सकते हैं कम से कम, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। हाँ सर। हेलो, चलिए, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मेंस 23 का, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सर्च करना है, अगर रहे तो जिस पे ज्यादा नेगेटिव चार्ज वो आंसर हो जाएगा, मतलब हाईएस्ट। आंसर बताइए, पहले ये देखना है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या ना है, क्या ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ऑप्शन ए। ऑप्शन डी इज करेक्ट वन, सब हाँ सर, आइसो ऑप्शन डी सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और चार्ज कंपेयर कर देंगे। चार्ज कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट वाला ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, आंसर बताइए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए है। हाँ सर, ऑप्शन है। बहुत आसान आसान से यही क्वेश्चन आपको मिन्स 25 पे भी मिल जाएगा लिखा हुआ, है ना, सेम पैटर्न के। चलिए, देन रेडियस की अगर बात करें ना, तो एस और पी ब्लॉक में ना, जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, जेड इफेक्टिव चार्ज, जेड इफेक्टिव बढ़ता है, सो हम साइज का वैल्यू क्या बोलेंगे, डिक्रीज करेगा, है ना। बट अगर ओवरऑल की अगर बात करें, तो आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि पीरियड में मैक्सिमम रेडियस किसका होता है, तो आंसर क्या बोलोगे, इनर्ट गैस का पूछा जाएगा। क्यों, तो इनर्ट गैस में ना वैन डर वाल्स रेडियस की अपन बात करते हैं, बाकी सब क्या है भाई, कोवैलेंट रेडियस, और ये है वैन डर वाल रेडियस। और अभी अपन ने जस्ट पढ़ा था कि वैन डर वाल रेडियस इज ग्रेटर देन 2 टाइम ऑफ कोवैलेंट रेडियस। सो एक लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आएंगे कि मैक्सिमम रेडियस इन पीरियड अगर पूछा जाए किसका होगा, तो आप क्या बोलोगे, इनर्ट गैस का, है ना। इनर्ट गैस हैविंग मैक्सिमम रेडियस इन पीरियड, है ना। किसी को कोवैलेंट रहता है, इसमें वैन डर वाल, बट अगर बोला जाए कि सब वैन डर वाल पड़े तब क्या होगा, तो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करेगा। डी ब्लॉक के लिए, अभी डी ब्लॉक जब मैंने पढ़ाया था वहां पे भी यूज किया था अपन ने, कि स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज करता है, लॉजिक ये था कि जेड इफेक्टिव डोमिनेट करता है। आयरन कोबाल्ट निकेल में साइज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें दोनों जो है अट्रैक्शन और रिपल्सन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहा है। एंड थर्ड लास्ट, कॉपर एंड जिंक सिल्टिंग इफेक्ट इज डोमिनेटिंग, तो कॉपर और जिंक का साइज फिर फर्दर इंक्रीज करता हुआ जाएगा, है ना। हम इस कर्व के अकॉर्डिंग टू भी चल सकते हैं। सेम पैटर्न एप्लीकेबल है फॉर 4D एंड 5D फ्रीज, है ना। आयरन कोबाल्ट निकेल इक्वल, है ना। देन इसके बाद टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट डायग्राम, पहले डिक्रीज फिर इक्वल, फिर क्या हो गया, इंक्रीज करेगा इनके डिफरेंस।
अब इसका लॉजिक अगर पूछा जाएगा आपसे कि ऐसा क्यों होता है, तो हम वही सिल्डिंग और जेट इफेक्टिव की बात करते हैं। मैंने नोट में लिख भी दिया है, एक बार रीड करेंगे। और एफ ब्लॉक में डिटेल का मैंने एक्सप्लेन भी दिया था। एफ ब्लॉक के लिए भी सेम लॉजिक है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड साइज डिक्रीज करता है ना, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। दो एलिमेंट में ना ये लॉजिक काम नहीं करेगा, एक है यूरोपियम और एटर्बियम, है ना। लॉजिक क्या मैंने बताया था, एफ ब्लॉक में डिटेल में स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, है ना। इस लॉजिक से क्या करें भाई, साइज जो है ना वो इंक्रीज करता रहेगा। ग्राफिकल अप्रोच से समझ सकते हो, यहाँ पे देखो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा है, यूरोपियम बढ़ गया, है ना। लेफ्ट टू राइट डिक्रीज हो रहा था, एटर्बियम में बढ़ गया। लॉजिक क्या है, यूरोपियम में हाफ फील्ड था, है ना, और एटर्बियम में फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। कोई कंफ्यूजन है भाई, कोई कंफ्यूजन? एक बार हाँ या ना मतलब बोलना, इन्हीं का कोई कंफ्यूजन है? नहीं लास्ट सर। वाला कॉम्पिटिशन में रिपीट कर देंगे। अरे यूरोपियम और एटर्बियम में हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल आ जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाता है ना। बैलेंस सेल पे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। क्लियर? हाँ सर। अब मैंने इसका लॉजिक भी लिख दिया है कि यूरोपियम और एटर्बियम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, है ना। इसलिए हम ये बोलते हैं कि इनका साइज जो है ना वो सबसे लार्जर रहेगा। बाकी सब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, तो इनका बॉन्डेड के फॉर्म में हमने निकाला है, इनका रेडियस जो है ना वो डिक्रीज करते रहते हैं। अब लॉजिक पूछे थे कि ऐसा क्यों होता है, तो एक और लॉजिक बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अदर एलिमेंट के लिए। तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लिए हमें एफ ऑर्बिटल का बैलेंसियल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है, n-2f 1 to 14, n-1 d 0 to 1 nh2 होता है। n इक्वल टू c में लेंथन 6 में लेंथेनॉइड था, n का वैल्यू अगर 6 रखोगे तो क्या दिखेगा आपको, 4f 5d 6s। इन दोनों का शील्डिंग पुअर, इन दोनों का शील्डिंग बहुत पुअर, है ना। तो हम ये बोलते हैं कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ऑन 5d एंड 6s इलेक्ट्रॉन, है ना। सेम पैटर्न एक्टिनाइड में भी फॉलो होता है। एक्टिनाइड में भी जिनका स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन दिखेगा ना उनका रेडियस हाई होगा, बाकी लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज करता होगा। ग्रुप वाले से बात करते हैं। ग्रुप वाले में एक क्वेश्चन कॉमन है, हर बार पेपर में पूछा जाता है, वो है बोरॉन फैमिली, है ना। हर बार क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है बोरॉन फैमिली, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, है ना। लॉजिक भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बट याद भी रखना है ना। 25 19 से लेके 25 हर साल पूछा गया है, तो आपके पेपर में भी आएगा किसी न किसी एक सेक्टर में कि ग्रुप 13 और 14 हुआ नहीं था। क्या क्या फिर से बोलिए? ग्रुप 13 14 हुआ नहीं था। अरे तो यहाँ तो बताया था ना मैंने, 13 14 नहीं करवाया था क्या? ना अलग से तो नहीं हुआ था। पक्का हाँ सर पक्का, नोट्स रहता है मेरे पास अगर हुआ तो। है? नोट देख तेरे ग्रुप में होगा। नहीं है सर, सर इतना याद रहता है कौन सा चैप्टर हुआ है नहीं हुआ। मैं पुराने वाले ग्रुप में मैंने देखा था, कल परसों ही तो नोट में देखा था, उसी से किसी को भेजा भी है। किसी ने मेरे से पी ब्लॉक का नोट्स मांगा था तो मैं वहीं से भेजा हूँ भाई, ग्रुप 13 14। पी ब्लॉक में तो नाइट्रोजन से स्टार्ट किया था। अरे पी ब्लॉक नहीं, 11th में है ना बोरोन कार्बन, हाँ 11th में पढ़ाया था ना। ना, बोरोन कार्बन अलग से नहीं पढ़ाए थे। तो नोट्स तो है आपके ग्रुप में, 11th वाले ग्रुप में। ठीक है, मैं भी जब रिवाइज करवाऊंगा ना तो बता दूंगा। अभी बोरोन कार्बन का जब टर्न आएगा ना तो मैं वहाँ पे हाँ तो सर एक्सप्लेन बोलना करूंगा। चाहते हैं कि आप वो नोट्स भेज दीजिए, आपका नोट्स में जितना लिखा हुआ रहता है उतना समझ जाता है। ठीक है, तो मैं नोट भी भेज दूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अब ये बोरोन फैमिली की अगर बात करें ना तो देखना है, एक थोड़ा सा ट्रेंड से हट के लॉजिक आता है एल्युमिनियम और गैलियम में। एल्युमिनियम और गैलियम में गैलियम नीचे है बट साइज एल्युमिनियम का लार्ज होता है। पूछा जाएगा क्यों, तो इसको बोलते हैं अपन 3D कॉन्ट्रैक्शन या फिर एस्केंटाइट कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं ना। एस्केंडियम से स्टार्ट होता है 3D, इसलिए एस्केंटाइट कॉन्ट्रैक्शन इसको बोलते हैं, है ना। अब लॉजिक क्या है, तो एल्युमिनियम का जब आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो ये कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और गैलियम में ये 3D10 है। तो 3D10 का पुअर शिल्डिंग होता है,
तो ड्यू टू पुअर शिल्डिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस ने क्या किया होगा, 4p इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, है ना। तो 4p इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा तो कॉन्ट्रैक्शन इन साइज हो जाता है, और इन दोनों का वैल्यू जो है ना न्यूमेरिकल में पॉइंट में डिफरेंस आ जाते हैं, पॉइंट के डेसिमल के दो एक डिजिट के बाद, है ना, 1.8 जैसे 0.86 और 0.88 इस टाइप के कुछ डिफरेंस आएंगे। तो एल्युमिनियम और गैलियम में 3d कॉन्ट्रैक्शन ये पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह लगता है, एल्युमिनियम और गैलियम के केस में, है ना। तो एक तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा आई में, गैलियम और एल्युमिनियम में एल्युमिनियम का साइज जो है तो एल्युमिनियम का लार्ज होता है। बाकी इन दोनों की बात करें इंडियम और थैलियम में, तो ये भाई कहाँ का मेंबर है, n=2 का, ये है n=3 का मेंबर, ये रहा n=4 का मेंबर, ये रहा n=5 का मेंबर, और ये रहा n=6 का मेंबर। तो 5 और 6 वाले में हम क्या बोलेंगे, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगेगा, है ना। तो ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन 4d और 5d में, इवन 4d का साइज क्या होता है, लार्ज, हम क्या बोलेंगे 4d और 5d अप्रोक्सीमेटली सेम, है ना। बट कहीं कहीं पे ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा कि 4d इज ग्रेटर देन 5d, है ना। तो ये दो कॉन्ट्रैक्शन अपने को दिखा है, एक एल्युमिनियम और गैलियम के साइज में डिफरेंस दिखा, बोरोन सबसे छोटा, देन गैलियम, देन एल्युमिनियम, इंडियम और थैलियम में, इंडियम और थैलियम का साइज अप्रोक्सीमेटली हम क्या बोलते थे, इक्वल हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? सर स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्शन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। स्कैंडाइट का मतलब है 3d कॉन्ट्रैक्शन, स्कैंडियम 3d का पहला मेंबर क्या था, स्कैंडियम, है ना। तो इसी के नाम के रीजन से इसको स्कैंडाइट बोल दिया गया। क्लियर? सर मतलब क्यों होता है ये एल्यूमिनियम साइज ग्रेटर? मैं बताया तो ये पुअर सिल्डिंग है ना, हाँ सर। ये लिखा तो है 3d का सिल्डिंग क्या होता है, पुअर होता है। अभी जस्ट पढ़ा था ना कि सिल्डिंग पावर सबसे पुअर किसका है, डी और एफ का। तो हाँ सर। पुअर सिल्डिंग के रिजल्ट से 4p के इलेक्ट्रॉन इसके पास खिंच जाएंगे, है ना, ये दे ही नहीं पाएगा सिल्डिंग, इसके रीजन से साइज में कॉन्ट्रैक्शन आ जाता है। ठीक है क्लियर? सर। हाँ सर क्लियर है। देन है आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये भाई एनर्जी है, एनर्जी का यूनिट पता ही होगा आपको, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोलते हैं टू रिमूव आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज आई। हमेशा गैसेस फेज में स्टार्ट कैलकुलेट करेंगे तभी मिनिमम एनर्जी लगेगा, और एटम हमेशा आइसोलेटेड फॉर्म में रहना चाहिए। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगाओगे I1 है, दूसरा निकालने के लिए I2, तीसरा निकालने के लिए I3। तो हम ये बोलते हैं कि आई जो होता है ना ऑलवेज पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि एंडोथर्मिक होता है, एनर्जी देना पड़ेगा आपको, एंड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना। क्यों ऐसा, एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो जेड इफेक्टिव था जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा का वैल्यू कम हो गया तो जेड बढ़ जाएगा, जेड बढ़ा तो जेड इफेक्टिव भी इंक्रीज कर जाएगा। तो ड्यू टू इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑलवेज इंक्रीजेस, है ना। Ionization energy of an atom is always positive and for an ion may be negative। अगर B माइनस बोल दे तो बेरिलियम मेटल है, मेटल तो नेगेटिव में जाना पसंद नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ये एनर्जी रिलीज करेगा और बी में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी शो कर देगा, ठीक है। तो फॉर आयंस इट मे बी नेगेटिव, बट इन जनरली जो एंडोथर्मिक होता है तो इसका वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग आई, ये आज का लास्ट पॉइंट है। Ionization energy is directly proportional to jet effective, inversely proportional to atomic size. It also depends on principal quantum number through which electron is removed. S से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज्यादा मेहनत लगेगा क्योंकि न्यूक्लियस के ज्यादा पास था, फिर P, फिर D, फिर F, है ना। अगर सिग्मा बढ़ेगा मतलब रिपल्सन फोर्स बढ़ रहा है तो आई का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एंड सबसे लास्ट जहां से क्वेश्चन पूछने के चांसेस है वो है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। तो कोई भी अगर एलिमेंट अपना स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करे ना तो वो अपने एडजेसेंट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल से हायर आई शो कर देता है। जैसे मान लो कि मैंने n का वैल्यू 2 ले लिया है, तो सेकेंड पीरियड में क्या क्या एलिमेंट है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन किसको बोलते हैं, फुल्ली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड को। तो ये फुल्ली फिल्ड, हेलो, हाँ सर। ये फुल्ली फिल्ड दिखा, ये हाफ फिल्ड दिखा, ये फुल्ली फिल्ड दिखा, ये भी हाफ फिल्ड है। तो हाफ और फुल में ज्यादा स्टेबल कौन सा, फुल होता है। तो लिथियम और बेरिलियम में ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का। अब बेरिलियम और बोरोन में कंपेयर करो
तो ये भाई फुल्ली फिल्ड है और दोनों एडजेसेंट है ना, तो फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा टफ। तो बेरिलियम और बोरोन में चेंज आ जाता है ना, बेरिलियम इज मोर, बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा होगा। फिर चेंज कहाँ दिखेगा, अपने एडजेसेंट से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन का ज्यादा। ये जो भी अपन डिसाइड कर रहे हैं ना, फर्स्ट आई, क्या डिसाइड कर रहे हैं अपन, फर्स्ट आई, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में नियोन का सबसे ज्यादा, है ना। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि एक पीरियड में मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी किसका होता है, आंसर क्या बोलोगे, इनर्ट गैस का। मिनिमम आई किसका होता है, अल्कली मेटल का, है ना। तो ऑर्डर क्या बन जाएगा, लिथियम, बोरोन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन और नियोन, है ना। याद मत रखना, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे चलना ऑलवेज। आप क्या लिखोगे, वैलेंसर का कॉन्फ़िगरेशन अगर स्टेबल है तो अपने एडजेसेंट इन पीरियोडिक टेबल, क्वेश्चन का एडजेसेंट मत ले लेना, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर लेते हैं, नाइट्रोजन क्लोरीन में ना नाइट्रोजन का ज्यादा बोल देते हैं, तो ये एडजेसेंट कहाँ का रहना चाहिए, पीरियोडिक टेबल का एडजेसेंट, है ना। इसलिए मेरे को ये लिखना पड़ता है एडजेसेंट इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। चलिए इसके आगे अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास, है ना। एंड आफ्टर दैट हम रेडॉक्स से स्टार्ट कर देंगे। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर सर पीडीएफ नेक्स्ट क्लास कब होगा? क्या क्या नेक्स्ट फिर से क्लास बोलो? कब होगा? नेक्स्ट क्लास शायद मंडे को होगा। और सर जितना आप पढ़ा लोग है का, उतना भेज दीजिए। हाँ, आप लोगों ने एक टेस्ट दिया है क्या, अभी आप लोग का एक टेस्ट हो गया, रिव्यू टेस्ट, हाँ सर दिए थे अटेम्प्ट किए थे, कैसा रहा टेस्ट? सर, क्वेश्चंस इजी था, मींस उतना जेई मेन लेवल का तो नहीं लगा मेरे को। नहीं लगा, पहला टेस्ट था इसलिए आसान लगा। कि किसी के पास हाँ पेपर सर, होगा ना, पेपर डाउनलोड कर सकते हो क्या, नहीं सर, वो ऐप में ही दिखाता है, वो शो करता है। स्क्रीनशॉट वगैरह? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सर शायद। केमिस्ट्री वाला मेरे को सेंड कर देना ना एक बार, ठीक है सर, सेंड कर फोटो देंगे। खींच के सेंड कर देना, नहीं तो ठीक है। ठीक है सर, चलिए मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। बाय सर। मैं भी पीडीएफ सेंड कर दूंगा आपको, ठीक है।